नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले तो आप एक टॉपिक का नाम तो लिख लो और टॉपिक का नाम लिख के छोड़ दो। कुछ बेसिक चीज़ें उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम लिखो, अ, अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेजों का भारत आगमन। टॉपिक का नाम क्या है अपना? अंग्रेजों का भारत में आगमन है। ये तो टॉपिक का नाम रहने वाला है, ठीक है। अब देखो, इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं और भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बाँटते हैं। कितने भागों में बाँटते हैं? भारत का इतिहास कितने भागों में बाँटते हैं? 3 भागों में। 3 भाग कौन-कौन से हैं? एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, कौन-सा है? प्राचीन भारत का इतिहास। लिखना कुछ नहीं है अभी तक आपको, है ना? प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें विद्यार्थियों हम पाषाण काल से पढ़ना चालू करते हैं। कहाँ से? पाषाण काल से पढ़ना चालू करते हैं। कई लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। इससे लेकर इसको हम गुप्त काल तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ते हैं? गुप्त काल तक। अब इसके बीच में बहुत सारे घटनाएँ, बहुत सारे वंश आते हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, महाजनपद काल पढ़ते हैं। इसके अलावा धर्म आंदोलन पढ़ते हैं। धर्म आंदोलन का मतलब जैसे आपने जैन धर्म के बारे में सुना है, बौद्ध धर्म के बारे में सुना है, शाक्त धर्म है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर इसी प्रकार महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल से पहले जनपद होते हैं और वैदिक काल में जन होते हैं। क्या होते हैं? जन। जन मिलके जनपद बनता है, जनपद मिलकर क्या बन जाते हैं? महाजनपद बनते हैं। और उसमें से एक महाजनपद जिसका नाम है मगध। क्या नाम है? मगध काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर आता है। वहाँ पर पहले अलग-अलग वंश के लोग शासन करते हैं। बाद में मौर्य वंश काफ़ी प्रसिद्ध होता है वहाँ पर। और मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, अशोक का नाम सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे रहे हैं और उसे उसके बाद में मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद में गुप्त डायनेस्टी आ जाती है, गुप्त काल आ जाता है और गुप्तोत्तर काल पढ़ते हैं। गुप्तोत्तर काल के साथ ही प्राचीन भारत का इतिहास क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या? मध्यकालीन भारत का तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखो, मुख्य रूप से कौन-कौन से पढ़ने होते हैं। एक तो जितने भी सूफी आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। धर्म आंदोलन, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। एक पूरा राजपूत काल है। क्या है? राजपूत काल है, इसके बारे में पूरा पढ़ना होता है। इसके अलावा पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना होता है। दिल्ली सल्तनत में चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोधी वंश हो, उन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। साथ ही में वो 1206 के आसपास दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है और 1526 तक रहती है। फिर 1526 में मुगल आ जाते हैं। मुगल में बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर क्या कर देता है? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो मुगल वंश चलता रहता है यहाँ पर मध्यकाल में। अब ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत का अचानक ही टाइम पीरियड समाप्त हो गया। धीरे-धीरे कुछ बातें मध्यकाल में भी उसकी दिखती है। मध्यकाल की कुछ बातें प्राचीन काल में भी आपको दिखेगी। इसकी बातें जैसे आधुनिक में भी आपको थोड़ी-थोड़ी दिखेगी। कई सैकड़ों, हज़ारों वर्षों में ये चेंज होता है मतलब ठीक है। इसी प्रकार जो आधुनिक भारत, जैसे इसमें हम पढ़ते हैं मुगल काल। कौन-सा पढ़ते हैं? मुगल काल। अब मुगल काल में मुगलों की संस्थापक कौन है? बाबर। कौन है? बाबर है विद्यार्थियों। और मुगलों में ही एक उत्तराधिकारी होंगे इनके जिसका नाम है औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब। और देखा होगा आप लोगों ने इनका इतिहास क्या है। बाबर के बाद में हुमायूं। हुमायूं के बाद में एक अफ़गान शासक होता है। शेरशाह सूरी बीच में आ जाता है, वापस हुमायूं आ जाता है। फिर अकबर बनता है, फिर जहांगीर बनता है, फिर शाहजहाँ बनता है। शाहजहाँ के 4 बेटों में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है और उसके बाद में शासक कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। अब औरंगजेब के बेटों में भी उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। कब होती है? 1707 में। और ये 1526 के आसपास मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर भारत में। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो मुगल अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। मुगलों का शासन चलेगा लेकिन शक्तिशाली नहीं है वो। जब शक्तिशाली नहीं है तो ये 1707 से आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है।
कब से? 1707 से। अब 1707 में जो केंद्रीय शक्ति थी मुगल, वो थोड़ी क्या हो गई, शक्तिहीन हो गई। उसके जो जितने भी उत्तराधिकारी वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय शक्तियों का मतलब उद्भव होगा। क्षेत्रीय शक्तियों में जैसे पंजाब में अलग शक्ति का उदय हो जाएगा, बंगाल में अलग का हो जाएगा, हैदराबाद में अलग हो जाएगा, मैसूर में अलग हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो क्षेत्रीय रियासतें हैं उनका काफ़ी उद्भव हो जाएगा, विकास होगा, और वो आपस में लड़ेंगे भी सही। लड़ेंगे तो उनका फायदा कोई भारी शक्ति उठा सकती है, और एक बाह्य शक्ति है जिसका नाम है अंग्रेज। ब्रिटेन के लोग हैं जो काफ़ी समय से ही भारत में व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। जहांगीर के समय आपको पता है उनको परमिशन मिल गई थी, मिली थी कि नहीं मिली थी? फर्रुख अशर ने तो उनको बंगाल में आपको पता है नाम मात्र शुल्क में ही पूरा अधिकार दे दिया था व्यापार करने का। फर्रुख अशर कौन थे? मुगलों के ही तो उत्तराधिकारी थे। बाद के जो औरंगजेब के बाद के जो मुगल अधिकारी बने, उनमें उनमें से एक फर्रुख अशर शासक हुआ करता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको हम देखेंगे। अपन जो शुरू कर रहे हैं सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास। कौन सा? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने से पहले आपके ये कंप्लीट हो जाने चाहिए पहली बात तो। ठीक है। अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो भारत में कैसे आए, कब से आना चालू हुआ। आपने सुना होगा कि 1498 में भारत की खोज, और किसने की? वास्को डी गामा। हाँ, कई बच्चे जैसे सामान्यतः अगर हमारे भी कई बार जहन में ये रटा हुआ है कि भारत की खोज कब हुई, या वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1498 में की थी, ऐसा रटा हुआ है। और वास्को डी गामा कहाँ का व्यक्ति है? पुर्तगाल का है। कहाँ का है? पुर्तगाल का है। तो देखो मैं आपको एक वर्ल्ड का मैप बताता हूँ। ये दुनिया का मैप है, विश्व का मैप है विद्यार्थियों। और यहाँ पे है ब्रिटेन। क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, बात एक ही है। इसी के पास में पुर्तगाल दिख रहा है आपको कहीं पे? ये रहा, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा नहीं, ये पुर्तगाल है। तो पहले, और भारत ये रहा, भारत। अब पहले जो भारत के साथ इनके व्यापार होते थे विद्यार्थियों, वो स्थल मार्ग से होते थे। पहले भी व्यापार होते रहे, यूरोप और भारत के साथ पहले भी व्यापार होते थे, लेकिन वो कहाँ से होते हैं? स्थल मार्ग से होते हैं। लेकिन बीच का जो टर्की वाला क्षेत्र है, इनसे और इनके यूरोप के जो लोग हैं, इनके आपस में क्या हो जाती है? तनातनी हो जाती है, युद्ध हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर मतलब अगर यहाँ से व्यापार करते हैं तो टैक्स वगैरह ज़्यादा लगते हैं। फिर ऐसी स्थिति में ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन की कंपनियां कोशिश करने लगी व्यापार करने के लिए, कभी इधर जाती कभी इधर जाती। तो कभी उन्होंने, आपको पता है ब्रिटेन वालों ने ही उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। किसकी की थी? अमेरिका की। अमेरिका के ऊपर भी इन्होंने, अमेरिका को भी इन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था एक समय। तो ये वाले कभी इधर जाते कभी इधर जाते, एक बार टकराते हुए इधर कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए विद्यार्थियों। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो आया था वो पुर्तगाल का व्यक्ति आया। कौन आया था? पुर्तगाल का व्यक्ति आया था, जिसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में आया था विद्यार्थी। लेकिन वो तो पुर्तगाल का है। और जब अंग्रेज भारत आए तो ऐसी बात नहीं, पुर्तगाली भी थे यहाँ पर। फ्रांस के लोग भी देखो यहाँ पर आए, फ्रांस है नहीं ये, फ्रांस के लोग भी भारत आए थे। डच, हॉलैंड दिख रहा है क्या आप कहीं पे? हाँ, तो डच के लोग भी यहाँ पर आए थे। इंडिया में डच के लोग भी आए, पुर्तगाल के लोग भी आए, फ्रांस के भी आए, इंग्लैंड के भी आए, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं? यूके कहते हैं। तो ये सारे लोग आए थे, लेकिन ये इस समुद्र मार्ग से आए थे। किससे आए थे? समुद्र मार्ग से आए थे। तो हमने टॉपिक का नाम लिखा है कि अंग्रेजों का भारत में आगमन। तो पहली बार अंग्रेज भारत में क्यों आए, कब आए, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो लिखिएगा आप लोग। इसमें तीन बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश का भारत में आगमन की एक तो पृष्ठभूमि जानेंगे सबसे पहले। क्या जानेंगे? पृष्ठभूमि। फिर जानेंगे कि ये अंग्रेज जब भारत में आए तो इनका प्रसार कौन से क्षेत्र में हुआ। तो प्रसार क्षेत्र, अंग्रेजों का प्रसार क्षेत्र कौन से क्षेत्र में फैले थे? तो एक तो भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें बॉम्बे, कर्नाटक, इनके आसपास आए थे। तो दक्षिणी पश्चिमी भारत में। इसके अलावा दक्षिणी भारत में इनका प्रसार हुआ था, सुदूर दक्षिण में।
इसके अलावा पूर्वी भारत में कौन सा क्षेत्र विद्यार्थियों? पूर्वी भारत लिख सकते हैं आप, पूर्वी भारत। और मुख्य रूप से तो किसके लिए आए थे शुरुआत में? तो ये व्यापार के लिए आए थे। व्यापार, इस पॉइंट को डाल लो एक बार, व्यापार व विकास में लिख, व्यापार व, हैं? आप इस चार्ट को बना लो पहले, तो मतलब ये सब कुछ पढ़ना है आपको। मतलब टॉपिक का नाम क्या है अपना? ब्रिटिश का भारत में आगमन या अंग्रेजों का भारत में आगमन, ये टॉपिक का नाम है। मैं पढ़ाने को तो आपको डायरेक्ट 1857 क्रांति पढ़ा देता है लोग, लेकिन उससे आप लिंक नहीं बन पाता। मैं पूरा लिंक बनाना चाह रहा हूँ आपका, क्रमबद्ध तरीके से, भाई कैसे कैसे कौन सी घटनाएं घटित हुई है, जब जाके फिर 1857 क्रांति होगी, कब जाके ये फिर स्वतंत्रता आंदोलन क्यों चले, उनकी सबकी पृष्ठभूमि धीरे धीरे तैयार होगी यहाँ पर। तो ब्रिटिश भारत के आगमन में किस किस बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे हम? एक तो पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करेंगे, एक प्रसार क्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे, और व्यापार व विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो ये पृष्ठभूमि वाला पार्ट है, इसमें हम देखेंगे विद्यार्थियों कि ब्रिटिशर्स भारत क्यों आए या कैसे आए। ब्रिटिशर्स भारत कैसे आए, एक तो इस बिंदु को देखेंगे। और एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी, तो उस कंपनी की स्थापना को देखेंगे, कंपनी की स्थापना। इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले, मतलब जो ब्रिटिश का भारत में आगमन टॉपिक जो दिया रहता है, इनमें इन तमाम बिंदुओं को देखना होता है। कौन कौन सा? पृष्ठभूमि देखेंगे, प्रसार क्षेत्र देखेंगे, व्यापार कब से चालू किया उन्होंने, और व्यापार का विकास, इन चीजों को देखेंगे। अब सबसे पहले लिखो पृष्ठभूमि, हेडिंग डालो पृष्ठभूमि। पृष्ठ, और इसमें लिखो कब आए थे अंग्रेज पहली बार भारत में? 1605 में आए थे। अब देखो बहन जी, 1605 में थे। पुर्तगाली कब आ गए थे? 1498 में आ गए। लिखो अंग्रेजों का भारत में आगमन या ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का मतलब मैं किससे ले रहा हूँ यहाँ पे? ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड वालों के लिए। ब्रिटिशर्स का भारत में आगमन पहली बार 1579 में हुआ था। कब हुआ था विद्यार्थियों? 1579 में हुआ था। देखिएगा, एक नोट डालो सबसे। एक व्यक्ति जिसका नाम लिखा है विद्यार्थी, मैंने क्या नाम लिखा है? फ्रांसिस ड्रेक। क्या नाम लिखा है? रुको रुको, मेरी बात सुनिए। एक जहाज था विद्यार्थियों, और ये जहाज इंडिया से होता हुआ स्पेन जा रहा था। कहाँ जा रहा था? यानी कि स्पेनिश जहाज था। कौन सा जहाज था? स्पेनिश जहाज था। और इस जहाज को एक व्यक्ति है इंग्लैंड का, जिसका नाम क्या है? फ्रांसिस ड्रेक। हम इसको समुद्री लुटेरा कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसने उस जहाज को क्या कर लिया? लूट लिया। अब लूट लिया तो ये जो भारत से जो सामान जा रहा था, वो इसको यहाँ पर मिल गया। लूट में सामान मिला ना, और लूट के सामान को जाकर इसने जब यूरोप में बेचा, ये पूरा यूरोप का में भी, यूरोप का नक्शा ही था ये पूरा। और यूरोप में जब इसने बेचा, या हम कह सकते हैं इंग्लैंड में जाके इसने बेचा, तो इसको भारी मुनाफा हुआ, मतलब काफी महंगे बिके वो सामान। और फिर इसने ये बात जाके इंग्लैंड के राजा को बता दी। इसको इंग्लैंड के राजा को बता दी कि भारत से जो सामान आया वो मैंने ऐसे ऐसे लूटा था, और ऐसे ऐसे बहुत महंगा वो सामान। तो ऐसे करके इंग्लैंड के लोग इसकी बात पर थोड़ा सा वो देखे, क्योंकि उस समय इंग्लैंड वालों को जरूरत थी समुद्री मार्ग को खोजने की या व्यापार करने की, वो जगह जगह तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये भी एक अच्छा मौका हो सकता है, क्यों ना पता किया जाए कि ये कहाँ से माल लेकर आया है। ये स्पेनिश बेड़ा जो लेकर आया, स्पेनिश जहाज है, ये कहाँ से इस माल को लेकर आया। उसने थोड़ी कहा था मैं भारत से लेकर आया हूँ।
उसने तो लूट लिया बस, और लूट कर इसको माल मिला, फिर उन्होंने पता किया भाई किधर से लेकर आए थे। लिखो इसके बारे में, नोट डाल के लिखो। फ्रांसिस ड्रेक नामक, फ्रांसिस ड्रेक नामक एक समुद्री लुटेरे ने समुद्री लुटेरे ने स्पेनिश जहाज को लूटा, लूटा, स्पेनिश जहाज को लूटा। इसका वास्तव में उद्देश्य किसका? फ्रांसिस ड्रेक का। इसका वास्तविक उद्देश्य दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की इधर वालियों को, दक्षिण अमेरिका नहीं ये वाला, ये दक्षिण अमेरिका पूरा, और स्पेन वैसे तो होने को तो कहाँ है, लेकिन स्पेन की कुछ बस्तियां यहाँ दक्षिण अमेरिका में थी। वापिस बोलना क्या लिखा? दक्षिण अमेरिका की स्पेनिश बस्तियों को लूटना था। दक्षिणी अमेरिका में स्थित स्पेनिश बस्तियों को लूटना था, और उसी उद्देश्य के लिए ये इंग्लैंड से रवाना हुआ था। इंग्लैंड लिख लो, ब्रिटेन लिख लो, बात एक ही है ना। कहाँ से रवाना हुआ था? इंग्लैंड से रवाना हुआ था। लेकिन गलती से इसने, लूटने किसी को गया, लूटा कोई दूसरा आ गया, लेकिन गलती से इसने भारत से आ रहे जहाज को लूट लिया, जिससे भारत की धन संपदा या भारत की समृद्धता का पता चला। ये जब वापस इंग्लैंड गया, ये जब वापस इंग्लैंड गया तो इसने जाकर भारत की समृद्धता के बारे में किसको बताया? इंग्लैंड को बताया, मतलब इंग्लैंड के राजा को, इंग्लैंड सरकार को। तो भारत की समृद्धता के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया। तो कई बार लुटेरे भी देवदूत होते हैं, ध्यान रखना किसी देश। और आपने इंडिया में, राजस्थान में पढ़ा होगा, कई लोग जो रात में लूटते थे और उस धन को गरीबों में बांटते थे, उनको लोग आज लोक देवता भी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? ये भी उनके लिए तो लोक देवता ही एक प्रकार से उनको नया मार्ग दिखा रहा है, पथ प्रदर्शक है उनका, और क्या चाहिए। तो फिर इंग्लैंड के जो लोग हैं विद्यार्थियों, वो किसको भेजते हैं? थॉमस स्टीफेंस को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? थॉमस स्टीफेन को। तो भारत में आने वाला पहला व्यक्ति कौन बनेगा? थॉमस स्टीफेंस बनेगा, ना कि फ्रांसिस ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक ने तो जो भारत से एक जहाज जा रहा था उसको लूटा था विद्यार्थी, और संभवतः वो जहाज पुर्तगाल का था, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन पहले एक ही हुआ करते थे। तो किसका किसका था संभवतः वो जहाज? वो जहाज को लिख सकते हो चाहो तो आप, तो वो संभवतः पुर्तगाल देश का था। और क्योंकि पुर्तगाली पहले आ गए थे 1498 में भारत में, आ गए थे कि नहीं आ गए थे? पुर्तगालियों का हो सकता है उससे व्यापार होता होगा, संभवतः वो जहाज किसका था? पुर्तगालियों का। देखो, तब अगला फैक्ट लिखो, तब 1579 में, 1579 में थॉमस स्टीफेंस, इंपोर्टेंट कर लेना इसको है ना, अलग पेन से लिख लेना या इंपोर्टेंट कर लेना। थॉमस स्टीफेंस भारत आया। तो पहला ब्रिटिश नागरिक जो भारत में आया उसका नाम क्या था? थॉमस स्टीफेंस था विद्यार्थी।
थॉमस स्टीफेन को रेखांकित कर लो। ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जो भारत में आया। ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जो भारत में आया था। इससे पहले कोई भी नहीं आया था ना। अब देखो विद्यार्थियों, मिशनरी जानते हो आप, जो शिक्षा वगैरह देने का काम करता है, ईसाइयों का एक दल आता है पूरा, धर्म का प्रचार करने का काम भी करते हैं वो मिशनरी। तो ये यूरोप के जो मिशनरी आए थे उनके साथ आया था। किसके साथ आया था? यूरोप के मिशनरियों के साथ आया था और गोवा में रुका था ये। कहाँ पे रुका था? गोवा। गोवा में रुका था ये। देखिएगा, ये है गोवा के मिशनरी में एक अध्यापक बनकर आया था। शिक्षा देने का काम होता है ना, मिशनरी लोग कई बार आते हैं, पादरी टाइप के लोग होते हैं ना वो। तो नाम याद रखना विद्यार्थियों, किसका? थॉमस स्टीफेन का। तो दो नाम याद रखने हैं अभी तक, और एक सन याद रखनी है आपको। सन कौन सी? 1579। और दो व्यक्ति कौन? फ्रांसिस ड्रेकन। ड्रेकन का क्या रोल है? लूटने का काम, लुटेरा, वो समुद्री लुटेरा है। और उसने सरकार को या इंग्लैंड को अवगत कराया था कि भारत एक समृद्ध देश है, ध्यान रखना। और फिर भारत में कौन आया था? इसका नाम याद रखना, थॉमस स्टीफेंस। ठीक है। अब अब इंग्लैंड से चार व्यक्ति और आएंगे भारत। कितने? चार। ये बात कब की है? ये 1579 में आया था। तो उस समय भारत में कौन से वंश का शासन चल रहा था? केंद्रीय सत्ता किसके हाथों में थी? मुगलों के हाथों में थी विद्यार्थियों। और उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? अकबर था बेटा। कौन था? अकबर। तो अकबर के समय पहला ब्रिटिश नागरिक आया है। कोई व्यापार व्यापार करने के लिए नहीं आया वो जा। पहला ब्रिटिश नागरिक किसके समय आया था? अकबर के समय आया था 1579 में। नाम क्या है? नाम याद रख लेना है। और अब आपको अपना भी पता चल जाएगा भाई कौन किसके समय आया है। ये लिख लो, नोट डाल लो तुम तो देखो, इस समय भारत में मुगल वंश का शासन था। किसका था? मुगल वंश का शासन। और मुगल वंश का जो शासक है उसका नाम है अकबर। अकबर का शासन चल रहा था उस समय। अब देखो, वो 1579 की बात थी। अब 1583 में चार व्यक्ति और आएंगे अंग्रेज। कितने व्यक्ति आएंगे? चार व्यक्ति और आएंगे, देखिएगा। 1583 में चार व्यापारी। कितने? चार व्यापारी कर लो इनको। चार व्यापारी इंग्लैंड से भारत आए थे। कितने आए थे? चार व्यक्ति आए थे विद्या। अब इन चार का नाम भी लिख लो आप। पहला नाम लिखो न्यू बेरी। न्यू बेरी। न्यू बेरी के बारे में लिखो। ये जब वापस लौट रहे थे विद्यार्थी, देखो इतनी दूरी तय करके आते थे समुद्रों से, और नावों से आते थे। आज जितना विकास हो रखा है समुद्री मार्ग का, इतना पहले थोड़ी था। पहले इनके पास डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें देखने में काफ़ी समस्या आती थी। बीच में समुद्री लुटेरे भी इनको मिलते थे। और बीच में आपको पता है समुद्र में तो काफ़ी सारी आपदाएं भी आती कि नहीं आती? सुनामी वगैरह ऐसी आ जाती है कई बार, बड़ी दिक्कत होती है, तो पूरा जहाज का जहाज ही डूब जाता था। तो न्यूबेरी के बारे में लिखो। ये वापस जाते समय रास्ते में इनकी मृत्यु हो जाती है। वापस लौटते समय रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब इंग्लैंड से तो आए थे लेकिन वापस नहीं पहुंचे, तो वापसी में क्या होगी? इनकी मृत्यु होगी। न्यूबेरी का चैप्टर कल। दूसरा लिखो रॉल्फ
फिंच। रॉल्फ फिंच। अब देखो विद्यार्थियों, ये रॉल्फ फिंच भारत आए, और भारत में जब आए ना ये, अब 1583 में भी अकबर का ही शासन है, तो इन्होंने फिर उत्तरी भारत की भी यात्रा की थी, और उत्तरी भारत में इन्होंने आगरा, फतेहपुर सीकरी, इन सब की यात्रा की थी। देखिएगा, इन्होंने उत्तरी भारत का भ्रमण किया था। इन्होंने उत्तरी भारत का भ्रमण किया था, उत्तरी भारत का भ्रमण किया था, तथा फतेहपुर सीकरी को आगरा से बड़ा बताया। आगरा से भी बड़ा किसको बताया इसने? फतेहपुर सीकरी को। हालांकि खुद फतेहपुर सीकरी कहाँ है? यूपी में ही है। आगरा भी कहाँ है? यूपी में ही है। तथा आगरा और सीकरी दोनों को मिलाकर लंदन से बड़ा बताया। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है विद्यार्थी। तो ब्रिटेन की जो राजधानी लंदन हुआ करती थी, उससे ये अगर दोनों आगरा और फतेहपुर को मिला दिया जाए तो लंदन से भी बड़े हैं दोनों मिलके। ये कई बार पूछा जाता है कि किस अंग्रेज व्यापारी ने उत्तरी भारत की यात्रा के समय ये कहा कि अ, आगरा और फतेहपुर दोनों लंदन से बड़े हैं? रॉल्फ फिंच ने। इनके स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने हो गए विद्यार्थी व्यापारी? 4 आए, 2 का नाम लिखा दिया, तीसरा लिखो, जेम्स स्टोरी। जेम्स स्टोरी, और इसके बारे में लिखो। इसने तो विद्यार्थी भारत में आया है तो, और भारत में आकर इस क्षेत्र में आया था। ये कहाँ पर आया था? इस क्षेत्र में। और यहाँ पे पड़ता गोवा, और गोवा में ये तो दुकानदार बन के यहाँ ही रहने लग गया था। दुकानदार बन गया है तो नहीं गए तो, मतलब इसका कोई बड़ा कंपनी बनाना कोई उद्देश्य नहीं था। ये तो आया, ठीक है, इंडिया आ गया, व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, गोवा में रहने लग गया, और गोवा में इसने छोटी मोटी दुकान डाली होगी। आपको पता है, बीच पे लोग बाग आते हैं घूमने, बेचने लगे होगा कुरकुरे उरकुरे। तो कुल मिला के गोवा गोवा दुकानदार बन गया है तो आके। इसके बारे में लिखो, ये गोवा में दुकानदार बनकर रह गया था। विवियन लिडेस, इस चौथा व्यापारी का नाम लिखो, विवियन लिडेस। अब इस समय भारत में जो केंद्रीय सत्ता है वो किसके हाथों में? मुगलों की। तो मुगलों की शाही सेवा में चला गया है तो, मुगलों की शाही सेवा में चला गया, मुगलों की शाही सेवा में भर्ती हो गया। मुगलों की जो सेना थी ना, सेवा मतलब जो भी उनके पास काम था वो काम में भर्ती हो गया, कहने का मतलब मुगलों की शाही सेवा में भर्ती हो गया। देख लिए। तो 1579 में कौन आया था विद्यार्थियों? थॉमस स्टीफेंस। और थॉमस स्टीफेंस एक मिशनरी के अध्यापक के रूप में आया था, शिक्षक के रूप में आया था, और ये पहला ब्रिटिश नागरिक था जो भारत में आया। इससे पहले ये जो फ्रांसिस ड्रेक है, इसका क्या रोल है? कि इसने जहाज लूटा था, जहाज ही लुटेरा था। समुद्री लुटे। फिर उसके बाद में 1583 में 4 व्यापारियों को भेजा जाता है इंडिया। कितनों को भेजा जाता है? 4 को। 4 कौन कौन से थे, नाम बताओ? न्यूबेरी, रॉल्फ फिंच, जेम्स स्टोरी, और विवियन लिंडेस। इसको किसने भेजा था विद्यार्थियों? तो एक कंपनी थी ब्रिटेन की जिसका नाम था, आप एक कंपनी का ही नाम सुना आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले बहुत सारी कंपनियां उत्तर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर थी, लेकिन आपको पता है कुछ को ज्यादा अगर सरकार वगैरह बढ़ावा दे देती है, जैसे अभी इंडिया की बात है, तो टाटा और अडानी री 2-4 कंपनियां, इनको ही बढ़ावा मिल रहा है। बाकी क्या कंपनी भारत में 3-4 कंपनियां ही क्या, हजारों की संख्या में कंपनियां भारत में जो विदेश में व्यापार करना चाहती, भारत में व्यापार करना चाहती, लेकिन उनको अगर सरकार थोड़ा प्रमोट नहीं करती, सरकार उनका ध्यान नहीं रखती, तो वो वहाँ की वहीं पिछड़ी हुई रह जाती है वो। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार ने सपोर्ट किया तो वो आगे बढ़ गई।
तो ये जो 4 व्यक्ति आए थे, न्यूबेरी, रॉल्फ फिंच, जेम्स स्टोरी और विवियन लिडेस, इनको जिस कंपनी ने भेजा उस कंपनी का नाम था लेवेंट कंपनी। कौन सी? लेवेंट कंपनी। एक नोट डालो। उक्त चारों व्यापारियों को उक्त चारों व्यापारियों को लेवेंट कंपनी ने या लेवेंट कंपनी के द्वारा भेजा गया था। लेवेंट कंपनी के द्वारा भेजा गया था। कौन सी कंपनी के द्वारा भेजा गया था इनको? लेवेंट कंपनी के द्वारा भेजा गया था। देखिएगा, इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य, लेवेंट कंपनी को रेखांकित करो आप। तो लेवेंट कंपनी का मुख्य उद्देश्य लेवेंट क्षेत्र में व्यापार करना था। लेवेंट क्षेत्र में व्यापार करना था। देख लिया विद्यार्थियों? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये लेवेंट क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? आ सकता है ना माइंड में? नहीं आया वो बात एक अलग है, बाकी आना चाहिए। अब आप लेवेंट क्षेत्र को रेखांकित करो। टर्की दिख रहा है क्या आपको? टर्की कहीं पे? तेरा लिखो, टर्की मतलब तुर्की। टर्की को क्या कहते हैं? तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल कहाँ गायब हो गया रे? तुर्की, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल का क्षेत्र को ही लेवेंट क्षेत्र कहते हैं। मतलब लेवेंट कंपनी का मुख्य रूप से क्या काम था कि कौन से क्षेत्र में व्यापार करना चाहती थी? टर्की, सीरिया और इजराइल और जॉर्डन क्षेत्रों में। इसको हम नाम देते हैं लेवेंट क्षेत्र में क्या करना चाहती थी? व्यापार करना चाहती थी। लेकिन ये भाई लोग तो थोड़े आगे आगे, तो इधर से आए होंगे तो आगे बढ़ गए, भारत की तरफ आ गए। देखिएगा, इस लेवेंट कंपनी का गठन इस लेवेंट कंपनी का गठन वेनिस कंपनी, इस लेवेंट कंपनी का गठन वेनिस कंपनी और तुर्की कंपनी का विलय तुर्की कंपनी का विलय करके की गई थी। तो लेवेंट कंपनी दो कंपनियों को मिला के बनाई गई कंपनी थी विद्यार्थियों। कई बार देखा होगा आपने, जैसे एयरटेल कंपनी है, आइडिया कंपनी है, तो वो एक होगी ना, मर्ज होगी ना आज। तो ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो आपस में मर्ज हो जाती है। तो एक कंपनी जिसका नाम वेनिस कंपनी है और एक का नाम क्या है? टर्की कंपनी है। इन दोनों को मिलाकर जो कंपनी बनी उसका नाम क्या है? लेवेंट कंपनी। और लेवेंट कंपनी का काम क्या था? लेवेंट क्षेत्र में व्यापार करना। और इसी उद्देश्य से इसने 4 व्यक्तियों को भेजा था विद्यार्थियों, वहाँ से, मतलब यूरोप से या इंग्लैंड से कह सकते हैं हम, जिनका नाम क्या है? न्यूबेरी, रॉल्फ फिंच और जेम्स स्टोरी और विवियन लिंड। और ये आगे बढ़ गए थे, भारत तक आ गए थे। भारत में आए तो न्यूबेरी तो भारत में आया और फिर वापस जा रहा था तो बीच में ही मारा गया। इसके अलावा रॉल्फ फिंच के साथ क्या हुआ? यह भारत आया, भारत में आके जो मुगल काल का जो उनकी व्यवस्था थी उसमें घुमा फिरा, आगरा के बारे में क्या कहा, फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कहा, दोनों को मिलाकर क्या कहा, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। जेम्स स्टोरी ने क्या किया? दुकानदार बन गया है तो। और विवियन लिडेस ने क्या किया? शाही सेवा में भर्ती हो गया है तो खुद। मतलब कुल मिला के जो कंपनी के उद्देश्य थे वो सारे फेल हो गए। इनको भेजा था कि इस क्षेत्र में का जायजा करके आओ, इस क्षेत्र में देखो क्या व्यवस्था है सारी। और ये पहुंच गए कहाँ पर? शांति प्रिय इलाका में पहुंच गए, भारत की तरफ। देखिएगा, ये घटना कब की? 1583 की। कब की घटना विद्यार्थियों? तो 1579 में क्या हुआ वो मैंने बता दिया आपको। और 1583 में क्या घटना घटित हुई वो दोनों सन लिखा दी मैंने। आगे लिखो, 1588 में
1588 में स्पेनिश आर्माडा स्पेनिश आर्माडा, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाद में युद्ध युद्ध होने लग जाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा इनमें। इसमें स्पेनिश आर्माडा को ब्रिटेन के द्वारा हराया गया। क्या लिखा आपने? 1588 में स्पेनिश आर्माडा को ब्रिटेन के द्वारा पराजित किया गया। अब ये क्या भाई? स्पेनिश आर्माडा, देखो ये क्या चीज मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? स्पेनिश आर्माडा कहलाता है। नोट डालो। देखो स्पेन और पुर्तगाल का हिस्सा आर्माडा कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये वाला क्षेत्र है इसने इसको जीत लिया, ये इसको पराजित कर दिया, ये कह सकते हैं हम। और जब पहले इस इधर जो एकाधिकार अपना रखा था किसने? पुर्तगाल भारत के साथ व्यापार कर रहा था, यहाँ से माल वगैरह लेके जा रहा था। अब पुर्तगाल का एकाधिकार समाप्त होगा कि नहीं होगा जब पुर्तगाल को इसने जीत लिया? तो देखिएगा इसके बाद कंटिन्यू में तत्पश्चात ब्रिटिश व्यापारी मंडल ब्रिटिश व्यापारी मंडल ईस्ट इंडीज पर ईस्ट इंडीज पर पुर्तगाल के व्यापारिक एकाधिकार को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटिश व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने की मांग को लेकर इंग्लैंड की महारानी से मिलते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो इधर के देश आपके क्या कहलाएंगे? पूर्वी देश कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? इधर के देश क्या कहलाते हैं? पूर्वी देश। तो यहाँ ईस्ट इंडीज का मतलब है भारत और इंडोनेशिया। क्या है यहाँ पर? भारत और इंडोनेशिया, ध्यान रखना। कहने का मतलब मैं बताता हूँ आपको। पहले भारत के साथ और इंडोनेशिया के साथ पुर्तगाल क्या करता था विद्यार्थियों? व्यापार करता था। पुर्तगाल को एकाधिकार मिला हुआ था इसका। लेकिन अब जैसे ही इस पुर्तगाल और स्पेन वाले क्षेत्र पर इनका अधिकार हो जाता है, यूके का यानी ब्रिटेन वालों का अधिकार हो जाता है, तो ब्रिटेन के व्यापारी जिनकी कंपनियां हैं वो कह रहे हैं कि अब आप एक काम करो, क्या जब हमने इस क्षेत्र को जीत लिया है तो अब इसको जो ईस्ट इंडीज के साथ एकाधिकार मिला हुआ व्यापार का, उस एकाधिकार को क्या कर दो आप? समाप्त कर दो, और हमारी कंपनियों को क्या दे दो आप? एकाधिकार दे दो। इस बात को लेके एक प्रतिमंडल जाता है विद्यार्थियों इस ब्रिटेन की महारानी के पास, और ब्रिटेन की महारानी फिर कुछ लोगों के लिए, कुछ कंपनियों के लिए पासपोर्ट जारी करेगी। देखिएगा जहां आपने ईस्ट इंडीज लिखा उसके ब्रैकेट में लिख लेना भारत और इंडोनेशिया। ईस्ट इंडीज का मतलब क्या है यहाँ पर? भारत और इंडोनेशिया। पहले भारत और इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने का एकाधिकार किसके पास प्राप्त था? पुर्तगाल के पास था। लेकिन जैसे इस क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया तो उसके बाद में किसके पास आ गया वो एकाधिकार? यूके के पास आ जाएगा, ब्रिटेन के पास आ जाएगा, और ब्रिटेन के व्यापारी महारानी से जाके मिलते हैं। महारानी से जाकर मिलते हैं तो महारानी ने कुछ पासपोर्ट जारी किए। हैं?
कुछ पासपोर्ट जारी किए। अब बताओ पासपोर्ट क्या होता है विद्यार्थियों? पासपोर्ट खुद के देश के लोग जारी करते हैं। जैसे इंडिया में अगर आपको पासपोर्ट बनाना तो भारत सरकार जारी करेगी, जाना उसके ऊपर लिखा होगा बिल्कुल भारत सरकार। लेकिन आप दूसरे देश में जाना चाहते हो तो फिर आपको वहाँ का वीजा अप्लाई करना पड़ता है, और वो दूसरा जिस देश में जाना चाहते हो वो देश आपको वीजा देगा, ध्यान रखना। वीजा देगा तो ही आप जा सकते हो, ये नहीं कि आपके पास पासपोर्ट है आप किसी भी देश में जा सकते हो, पहले आपको वीजा अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको जाना पड़ेगा। कुछ नहीं है, पासपोर्ट एज ए आपकी एक आईडी प्रूफ है। क्या है? आईडी प्रूफ है कि आप उस देश के नागरिक है। जैसे आप कहोगे सर हमारे पास तो आईडी प्रूफ के रूप में पहचान, निर्वाचन पहचान पत्र है या ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है ना आपके पास, वो दूसरे देश में उसको नहीं मानते। आप यहाँ कह दो मेरे पास तो आधार कार्ड है, पूरे भारत में चलता है हमारा, तो भारत में चलेगा। लेकिन जैसे आप अमेरिका जाओगे, चाइना जाओगे, जापान जाओगे, तो आपका आधार कार्ड को वहाँ कोई नहीं पूछेगा। वहाँ जाते आपसे क्या पूछेंगे? पासपोर्ट दिखाओ भाई। अब आप कहोगे ल पासपोर्ट, फिर का वीजा दिखा, वीजा नहीं है, इसका मतलब अवैध तरीके से आया है, तो वहाँ का जो भी कानून बना हुआ है उसी के तहत तो आपको अरेस्ट कर लेंगे वो। अब जैसे अभी कोई माना कि जापान का कोई व्यक्ति है, अब भारत में आने के लिए अगर उसके लिए वीजा जरूरी होता है, क्योंकि दो सरकारों के बीच में कई बार समझौते भी हुए रहते हैं। अब जापान वाला अगर इंडिया में आता है तो जापान का उसके पास पासपोर्ट होगा, और भारत का उसके पास क्या होगा? वीजा होगा। जब भी हम जैसे पुलिस में है तो हम सबसे पहले उसको चेक क्या करते हैं कि सबसे पहले तो तेरा पासपोर्ट बता, तू कहाँ का है। फिर वो कहता है मैं जापान का हूँ, लो मेरा पासपोर्ट। फिर वो कहते हैं वीजा दिखा, तो अगर वीजा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अवैध है। बांग्लादेशी आते हैं ना कई लोग, तो वो आ तो जाते हैं भारत, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता है? ना तो उनके पास ना तो पासपोर्ट होता है ना वीजा होता है, दोनों ही नहीं होता उनके पास। हाँ, तो नेपाल के भारत सरकार के बीच में समझौता हो रखा है, हमारी जो सीमा है हम आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई वीजे की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है अपने हॉस्टल में एक लांगरी रहता था, लांगरी मतलब खाना बनाने वाला, वो कहाँ का था? नेपाल का। हमने वेदांत हॉस्टल चलाया, और वेदांत हॉस्टल का जो कुक था वो इंटरनेशनल कुक था हमारे पास। नहीं कि आप खुद बताओ, नेपाल का रहने वाला भारत में काम कर रहा है, हमारे पास काम कर रहा था, और विथ फैमिली और रहता था वो तो। यहाँ के भी बना लिए उन्होंने, तो आजकल बना लेते हैं वो तो यहाँ के भी। वैसे उनका वहाँ का ही होता है, पर वो यहाँ के भी बना लेते हैं। मोमोज। देखो विद्यार्थी, कुछ पासपोर्ट जारी किए। पहला लिखो, जेम्स लंका ईस्टर। अरे, कुछ पासपोर्ट जारी किए, पहला लिखो, जेम्स लंका ईस्टर को। और ये जारी किया था 1591 से 94 तक। देखिएगा, यह है 3 जहाज लेकर, कौन? ये जेम्स लंका ईस्टर 3 जहाज लेकर भारत के कैप कैमोरिन, भारत के कैप कैमोरिन, तट है ना, कैप कैमोरिन तक आया था। कहाँ तक आया था विद्यार्थियों? कैप कैमोरिन तक आया था यहाँ। फिर उसके बाद में आगे भी गया था, मलेशिया तक गया था। देखो, तथा इसने मलेशिया तक की यात्रा भी की थी। इस संभवतः व्यक्ति का नाम है विद्यार्थियों, जेम्स लंका ईस्टर। किसको पासपोर्ट दिया? एक तो किसको दिया इसने? जेम्स लंका ईस्टर को दिया था। और 1591 से 1594 में इसने यात्रा की, और भारत में भी आया था। और फिर उसके बाद में कहाँ गया था ये? मलेशिया की तरफ भी गया था। और भारत में कौन सी जगह पे आया था? कैप कैमोरिन तट तक आया था ये। दूसरा व्यक्ति लिखो जिसको पासपोर्ट दिया महारानी है, जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन
मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल। कहते हैं विद्यार्थियों, ये ब्रिटेन का था और संभवतः इस क्षेत्र को, जो पुर्तगाल और स्पेनिश वाला क्षेत्र था, इसको पराजित करने में इसकी अहम भूमिका थी। तो संभवतः हो सकता है ये ब्रिटेन का सेनापति था। देखिएगा, यह इस ब्रिटेन का सेनापति था जिसने जिसने 1599 से 1606, 1599 से 1606 तक 7 वर्ष की स्थल मार्ग से, समुद्र से नहीं आया था ये, स्थल मार्ग से भारत की यात्रा की थी। भारत की यात्रा की थी। जेम्स लंकास्टर भी आया था, लेकिन वो पूरे भारत में नहीं आया था, वो तो कैप कैमोरिन तक ही आता था और फिर उसके बाद में आगे चला गया विद्यार्थी। देखो, अब 1599 1606 के आसपास किसका शासन है? अकबर का। तो अकबर से इसने मुलाकात भी की, बताइए, ऐसा बताते हैं इतिहासकार। लिखिएगा, इसने आगरा में 1604 में अकबर से भेंट की थी तथा अकबर से कुछ छूट, जैसे भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें कुछ छूट होनी चाहिए, तो कुछ छूट के फरमान भी प्राप्त किए थे। कुछ फरमान भी प्राप्त किए थे। फरमान, आदेश, कुछ फरमान भी प्राप्त किए थे। फरमान के बारे में लिखना, आदेश प्राप्त किए थे। लिख लिया विद्यार्थी? लिखिएगा, मुगल बादशाह से भेंट करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जॉन मिल्डेन होल है, ध्यान रखना। लिखिएगा, अर्थात, अतः, कैसे भी लिख सकते हो, अतः मुगल बादशाह अकबर से भेंट करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री, पहला ब्रिटिश यात्री पहला ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डेन हॉल था। देखो विद्यार्थियों, थॉमस स्टीफेन कब आया था? 1579 में आया था। आपको मार्केट में कई ऐसी पुस्तकें मिलेगी, उन, रुको मेरी बात सुन लो। मार्केट में कुछ ऐसी पुस्तकें मिलेगी, उनमें ये लिखा हुआ है कि भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डेन हॉल था। कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल था, जो कि सरासर गलत है। बल्कि पहला अंग्रेज जो व्यक्ति है, अंग्रेज नागरिक है, उसका नाम क्या है? थॉमस स्टीफेंस है, जो कब आ गया था? 1579 में ही आ गया था। ध्यान, एक नोट डालो, और अगर आपके पास कोई किताब है और उसमें ये बात लिखी रहे तो काट लेना, मैं 100% सही हूँ। देखो, मार्केट की कुछ पुस्तकों में ऐसे लिखो, कुछ पुस्तकों में जॉन मिल्डेन हॉल को भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक बताया गया है।
जो कि गलत है। प्रथम ब्रिटिश यात्री, ब्रैकेट में नागरिक लिख सकते हो, यात्री ब्रैकेट में नागरिक, कौन था? थॉमस स्टीफेंस। और थॉमस स्टीफेन एक शिक्षक के रूप में आया था। किसके रूप में आया था? शिक्षक के रूप में आया था। अरे उसने लूटा, उसके बाद में यही तो आया था, लिखा है ना मैंने आपको, थॉमस स्टीफन ही लिखा है ना, ये लिखा हुआ ना बहन जी, क्या है? तो फ्रांसिस ड्रेक का क्या रोल है? ये तो लुटेरा है एक प्रकार, समुद्री लुटेरा। और इसने जाकर फिर इंग्लैंड वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक जहाज लूटा और उसमें काफी कीमती वस्तुएं वगैरह ऐसे मिली, तो काफी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ उधर की तरफ। और फिर हो सकता है सरकार ने किसी एक दूत के रूप में, एक जासूस के रूप में इन सबको भेजा हो, क्योंकि डायरेक्ट व्यापार करने के लिए थोड़ी भेज देंगे, किसी न किसी को पता करने के लिए भी तो भेजते हैं कि देखो सही जगह नहीं, ये वहां से जहाँ से जहाज लेकर आते हैं वहां पे कौन कौन से माल मिलते हैं, क्या वास्तव में इसने कहा कि भारत एक समृद्ध देश है, तो कोई वास्तव में है कि नहीं, पता तो करो वहां जाके। अब कैसे पता करेंगे? एक दुकानदार बन गया, अब दुकानदारी कर रहा, पता लग रहा है कि भाई कौन यहाँ पे भारत में क्या व्यवस्था है क्या नहीं, क्योंकि लोकल लोगों से संपर्क होता है ना। आज भी जैसे आप पाकिस्तान की जासूसी करना चाहते हो यहाँ बैठकर, या पाकिस्तान वाले यहाँ जासूसी करना चाहते हैं, तो यहाँ आके कोई से वो बन ठन के बाबूजी बन के थोड़ी बैठेंगे, वो क्या या तो भिखारी बन के बैठेंगे कहीं न कहीं, या फिर कहीं न कहीं कोई ठेला लगा लेंगे आइसक्रीम का और बेचते रहेंगे, घूमते रहेंगे इधर उधर, तो उसे पता रहता है कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है। और आप भी अगर जैसे माना कि आपको पाकिस्तान की जासूसी करने का काम दे, तो आप कैसे करोगे पाकिस्तान में जासूस जाके इंडिया के लिए? बताओ कैसे करोगे? आप यहाँ से चले गए, आपको कैसे भी करके वहां तक पहुंचा दिया, पाकिस्तान की बॉर्डर पर डाल दिया, आपको आगे चल गया, फिर कैसे करोगे आप जासूसी? हैं? हाँ, कभी भिखारी बनोगे, कभी सामान बेचने वाले बनोगे, तो कई बार मूवी में भी तो दिखाते हैं ना ऐसा, तो वो बिल्कुल सच है। तो हो सकता है इनका भी उद्देश्य वही हो, शिक्षक बन सकते हैं, वहाँ जाके क्या कर लो, शिक्षक बन जाओ। और वहाँ जाके माना कि मुझे जासूसी करने के लिए भेज दे, मैं जाके वहाँ उर्दू पढ़ाने लग जाऊँ, और पढ़ाता पढ़ाता मैं तो सब पता कर लूँ, हाँ बच्चों क्या हो रहा है, वो क्या साहब आज हमारे ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे हमारे वो मेहमान आए हुए थे, कि कौन मेहमान आए हुए थे, तो भारत जैसे हमारा जो दुश्मन देश है उसको हम उड़ाएंगे, है ना। तो फिर मैं तुरंत हमारा जो भी वायरलेस सेट वगैरह जो भी मेरे पास कम्युनिकेशन का सिस्टम है, तुरंत मैं भारत में सूचना भेज दूंगा, भारत को उड़ाने की संभावना चल रही है। तो हमारी जो भी सुरक्षा एजेंसी है वो सतर्क हो जाती है। फिर मैं एक जासूस के रूप में मैंने सूचना दे दी उनको, तो वो काम करते। ऐसे हमारे पुलिस में होता है, मुखबिर मामूर करते हैं, मामूर का मतलब नियुक्त। अब पुलिस का तो काम क्या है कि भाई जैसे किसी ने चोरी कर ली, तो ये चोरी किसने की होगी, या फिर कोई 2 नंबर का काम होता है जो भी है, माना कोई शराब बेच रहा है या कोई अन्य काम है, तो हम उनमें नॉमिनेट करके रखते हैं, वो बता देते हैं हमें कि इधर से माल जा रहा है साहब, कितने बजे जाएगी, एक शराब भरी पिकअप भर के जाएगी, तो हमें पता चल जाता है, हम पकड़ लेते हैं उसको। पुलिस को क्या सोना आते हैं कि जैसे ये जो हाईवे चल रहा है इतने वाहन चलते हैं, हर मिनट में कितने वाहन चलते हैं, कि इसी में ही शराब भरी हुई है, इसी में ही अफीम जारी है, हमें तो क्या पता, ऐसे थोड़ी पता चलता, हमारे वो मुखबिर होते हैं, वो बताते हैं हमें कि भाई इतने इतने नंबर की गाड़ी है, और जो भी गाड़ी इसमें आएगी इतने बजे निकलेगी यहाँ से, तो हम उसकी नाकाबंदी करके हम हैं। आप मुखबिर कोई भी हो सकता है, हाँ चुगलीखोर कह सकते हो आप, उनको पैसे मिलते हैं, सरकार भी कई बार उनको प्रोत्साहित करती है। जी जा रही। तो देखो विद्यार्थियों, आपने 2 व्यक्तियों का नाम तो लिख ही लिया था शुरुआत में ही, फ्रांसिस ड्रेकन, और दूसरा कौन सा था? थॉमस स्टीफन। ठीक है। फिर उसके बाद में 4 जो व्यापारी आए थे उनका भी लिखा दिया था मैंने। क्या क्या नाम था 4 व्यापारियों का? देखो यहाँ से सर ऐसा कौन सा सवाल आएगा, यहाँ से ऐसा सवाल आएगा, निम्नलिखित में से कौन पहले आया, या क्रम से जमाओ इनको, आने के क्रम में जमाओ। फिर ये नाम अगर आपको पता है तो आप जमा सकते हो, नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ से पूछा सवाल, कोई पता। ये हो गया। फिर उसके बाद में ये 2 व्यक्ति आगे, जेम्स लंकास्टर और जॉन मिल्डन हॉल। ये कब आया था? 1599 में आया था, और 1606 तक रहा था। कब तक रहा था? 1606 तक, लगभग 7 साल तक रहा था। और 1604 में अकबर से भी इसने भेंट की थी, और कुछ फरमान भी प्राप्त किए थे इसने। तो हो गए। तीसरा लिखो विद्यार्थी इसमें, जो पासपोर्ट जारी किए ना उसने, तीसरा व्यक्ति का नाम कैप्टन हॉकिंस।
देखो आपकी गाइडों में कुछ भी लिखा हो ना, काट लेना, क्योंकि मैं पुस्तकों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, गाइडों के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। गाइड जानते हो ना आप, इस सामान्य नाम नहीं लूंगा नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा। तो पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पुस्तक के फैक्ट है, पुस्तक के मतलब ऑथेंटिक जो फैक्ट होते हैं ना वो लेकर रहा हूँ मैं। कैप्टन हॉकिंस, या ना भी लिख सकते हो आपकी इच्छा। कैप्टन हॉकिंस, देखो यह है सूरत में व्यापारिक कोठी, यह है सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करवाने की या स्थापित करने की अनुमति लेने हेतु ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया राजदूत था। देख लिए? कहाँ से आता है विद्यार्थी? है इंग्लैंड से। कहाँ आता है? भारत आता है। इंग्लैंड में उस समय जो राजा है वो कौन है? इंग्लैंड का जो सम्राट है वो कौन है विद्यार्थियों? जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट ने इसको भेजा था। अब जेम्स फर्स्ट ने एक तो लेटर दिया, इसको क्या दिया? लेटर। लिखिएगा, जेम्स प्रथम ने इसे इचिन गिरे, इचिन गिरे ब्रैकेट में लिख सकते हो पत्र, जो कि जहांगीर के नाम था। किसके नाम पर लिखा था? जहांगीर। मुगल बादशाह कौन है उस समय राजस्थान इसका भारत का? जहांगीर। जो कि जहांगीर के नाम था, तथा 25,000 25,000 सोने के पीस लेकर पीस लेकर डेट थोड़ी लिखाई थी इसकी, पीस लेकर 1609 में, क्योंकि अब अकबर की मृत्यु हो चुकी है, जहांगीर बन चुका है, 1609 में जहांगीर के पास भेजा। और उस समय जहांगीर था आगरा। कहाँ भेजा था? जहांगीर के पास आगरा भेजा। अब देखो एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं बताऊंगे आपको। इंग्लैंड का सम्राट कौन था जिस समय कैप्टन हॉकिंस आया उस समय? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था तो उसका दूत हो गया एक प्रकार से। और क्या लेकर आया था? एक तो पत्र लेकर आया था जो जहांगीर के नाम लिखा हुआ था। और वहां पर कुल मिला के ये सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग वो लेटर था। ठीक है। और उसके अलावा 25,000 क्या भेजी थी? सोने की वो पीस भेजे थे विद्यार्थियों, मुद्रा मान लो या टुकड़े मान लो जो भी है। हैं? हाँ ईंट कह सकते हो आप। अब जब ये यहाँ पर आया तो ये पूछा जाता है कि इस कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर के बीच में जो वार्तालाप हुई वो कहाँ पर हुई थी? आगरा में। कहाँ पर हुई थी? आगरा में। और आगरा में जो इनकी वार्तालाप हुई है वो कौन सी भाषा में हुई है? अल्यो। अब कहेगा कौन सी भाषा में मतलब इन्होंने वार्तालाप की? ये अंग्रेज इंग्लैंड से आए और ये भारत के लोग हैं, मतलब उस समय तुर्की में करी, फारसी में करी, ऐसे पूछते हैं कई बार। देखिएगा इनकी ये वार्ता, या ऐसे लिख सकते हो जहांगीर और हॉकिंस की वार्ता तुर्की भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? तुर्की। तुर्की भाषा में। हॉकिंस विद्यार्थी ऐसा व्यक्ति था, अंग्रेजी तो इसको आएगी लेकिन इसको तुर्की भी आती थी। कौन सी आती थी? तुर्की। जहांगीर को तो आती जब तो की है।
जहांगीर को तो तुर्की भी आती है, फारसी भी आती है, लेकिन अगर हम बात करें इस कैप्टन हॉकिंस को, तो इसको तो अंग्रेजी भी आती है। तभी तो एक्सपर्ट व्यक्ति है, तभी तो भेजा है इसको। भाई आज जैसे आप भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं पे भेज रहे हो, तो हर किसी को उठा के लाके थोड़ी भेज दोगे, कोई एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं उन्हीं को भेजते हैं ज्यादातर। हालांकि कैप्टन हॉकिंस को तुर्की और फारसी दोनों भाषाएं आती थी। मतलब वार्तालाप कौन सी में हुई है? तुर्की में। और इसको दोनों भाषाओं की दोनों भाषाएं याद थी इसको। किसको? हॉकिंस को। अब विद्यार्थियों, जहांगीर के दरबार में आगरा में एक व्यक्ति आया है। फारसी नहीं, फारसी। फारसी। अब देखो, इसका कैप्टन हॉकिंस का काम क्या है? सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करनी है और उसकी अनुमति लेना। अब कहते हैं कि जहांगीर ने इसको अनुमति दे दी थी। क्या दे दी थी? जहांगीर ने इसको अनुमति दे दी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उस बात का विरोध किया। सूरत के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया? विरोध किया। इसलिए उसने अनुमति को वापस ले लिया। देखिएगा, नोट। जहांगीर के द्वारा, जहांगीर मुगल बादशाह बन गया। अब जहांगीर के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की, व्यापारिक कोठी का मतलब एक व्यापार करने का एक केंद्र होता है इनका ना, व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी। परंतु स्थानीय सौदागरों, ब्रैकेट में सौदागर बोले तो व्यापारी, स्थानीय सौदागरों ब्रैकेट में व्यापारी, और इससे पहले आपको पता है सूरत के यहाँ आसपास जो व्यापार करने का काम कर रहे हैं वो पुर्तगाली लोग कर रहे हैं। तो एक तो स्थानीय लोग इसका विरोध करेंगे और एक पुर्तगाली लोग इसका विरोध करेंगे। स्थानीय सौदागरों ब्रैकेट में व्यापारियों तथा पुर्तगालियों ने विरोध किया। पुर्तगालियों ने विरोध किया। इस विरोध के चलते हुए जहांगीर ने अनुमति वापस ले ली। कुल मिला के कैप्टन हॉकिंस को अनुमति नहीं मिली। विद्या, देखो, कैप्टन हॉकिंस ने 1611 में आगरा छोड़ दिया। आगरा को छोड़ दिया था और 1613 में की मृत्यु हो गई। किसकी? हॉकिंस की। तो विद्यार्थियों, जिनको देखो लाइसेंस मिला है, एक तो जेम्स लंकास्टर को मिला है और जॉन मिल्डन हॉल को मिला लाइसेंस, मतलब पासपोर्ट। और फिर किसको दिया इसने? कैप्टन हॉकिंस को। तीन हो गए। चौथा लिखो विद्यार्थियों। एक एक चौथा दल और आएगा अभी तक तो। जब एक दल में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो एक तो कोई लीडर होता है और बाकी बहुत सारे सदस्य होते हैं वहां पर। चौथा पॉइंट डालो इसमें। इसको हम आप चौथा दल भी दे सकते हो नाम। क्या दे सकते हो? चौथा दल, जिसको पासपोर्ट जारी किया था। चौथा दल या चौथा अभियान या थॉमस बेस्ट का दल भी कहते हैं। थॉमस बेस्ट का दल भी कहते हैं। देखिएगा, यह दल रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन का 10वां दल था। रेड ड्रैगन एक जहाज का नाम है ना।
देखो, यह दल थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में आया था। देखो विद्यार्थी, भारत में अलग अलग देश, यूरोपियन कंपनी आई, पुर्तगाल की भी आई, डच की भी आई, फ्रांसीसी भी आई, और अंग्रेजों की भी आई, मतलब इसकी ब्रिटेन की भी आई। लेकिन सबसे शक्तिशाली कौन सी बनेगी? अंग्रेज वाली बनेगी। अंग्रेज सबसे ज्यादा भारत के ऊपर अधिकार करने की कोशिश करेंगे, और किया भी सही, नो डाउट, 200 साल तक किया लगभग। हालांकि दूसरी कंपनियों का उद्देश्य भी शुरुआत में तो व्यापार करना ही था। हो सकता है उनका भी एकाधिकार, हो सकता है वो भी काफी समय से अगर भारत के ऊपर व्यापार करते रहते तो वो भी हो सकता है अपने राजनीतिक स्वार्थ साध सकते थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। और कौन से देश को बुरा लगता है किसी दूसरे देश के ऊपर अधिकार करना? आज भारत को बुरा लगेगा कि भारत का कोई पड़ोसी देश है, भारत के कोई कंपनी जाके उसके ऊपर अधिकार कर ले, तो भारत के लोग तो उनको सपोर्ट करेंगे ना, अपनी कंपनी को सपोर्ट करेंगे ही नहीं करेंगे? चाहे अपनी कंपनी के लोग वहाँ लूट रहे हैं, मार रहे हैं, कुट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ऐसे हमारे कोई जो हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देश के जो मेंबर आए थे, इन्होंने हमें बहुत लूटा, बहुत ज़्यादा हमारे साथ अत्याचार किया। फिर बाद में ठीक है, सांत्वना देने के लिए 1857 में ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। इसी के भी अधीन करा, वो अंग्रेजों ने फिर लूटा हमें, लूटने का काम ही किया कुल मिला के। तो रेड ड्रैगन की कौन सा दल था, कौन सी यात्रा थी ये? 10वीं यात्रा थी विद्यार्थी। अब ये रेड ड्रैगन जहाज जैसे ही भारत आता है, तो यहाँ के जो लोकल पुर्तगाली थे, पुर्तगाली भी भारत में रहते थे, गोवा के आसपास काफी रहते थे, गोवा दमन दीव वगैरह थे ना, इन क्षेत्रों में रहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने इसका विरोध किया तो आपस में लड़ेंगे दोनों। क्योंकि कोई भी माना कि आज मेरा कोई साम्राज्य है छोटा मोटा, वहां पर मैं काम कर रहा हूँ, कोई प्रतिद्वंदी आ जाता है तो हम लड़ेंगे आपस में, जाहिर सी बात है। माना कि मैं यहाँ कोचिंग चला रहा हूँ, एक व्यक्ति दूसरा आके कोचिंग चलाने लग जाएगा पास में आके, तो हम लड़ेंगे ना। कोशिश करूंगा आगे से लड़ने की मैं, क्योंकि वो तो आके उसका धंधा जमा रहा है बेचारा, लेकिन मैं जमाने थोड़ी दूंगा उसको। ऐसा होता है। तो ऐसा ही पहले जो पुर्तगालियों ने पहले जमा रखा था यहाँ पे, धंधा व्यापार व्यापार जमा रखा अपना। अब अंग्रेज आ रहे तो अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करेंगे नहीं? देखिएगा, क्या लिखा लास्ट पॉइंट आपने? थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में आया था ये दल। जैसे ही भारत आया और सूरत पहुंचा, कहां पर पहुंचा? पहले तो भारत आया, फिर सूरत पहुंचा, तो पुर्तगाली और इस दल के मध्य विवाद हो गया। पुर्तगाली और अंग्रेजों के इस दल के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। और सवाली नामक स्थान पर युद्ध हुआ। सवाली नामक स्थान पर क्या हुआ विद्यार्थियों? युद्ध हुआ। नवंबर दिसंबर का महीना था, नवंबर दिसंबर 1912। कब हुआ सवाली युद्ध? 1900 सॉरी 1612 में हुआ, नवंबर दिसंबर के महीने में। आपसे पूछा जाएगा सवाली कहाँ पड़ता है, तो बताओ कहाँ पर आए थे ये? भारत आए सूरत, तो सूरत के पास में होगा। देखिए, ये सवाली नामक स्थान सूरत के पास ही गुजरात में स्थित है। सूरत के पास गुजरात में स्थित है। अब युद्ध कुल मिला के बात यह है कि अंग्रेजों के और पुर्तगालियों के बीच में, यानी कि दोनों यूरोपियन शक्तियां हैं, दोनों कहाँ की है? यूरोपियन शक्तियां, दोनों के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। और इस युद्ध में अंग्रेज जीते विद्यार्थियों। अर्थात ये जो दल आया ना, रेड ड्रैगन वाला, या थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में जो दल आया, इसने पुर्तगालियों को हरा दिया। देखिएगा, इस दल ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को पराजित किया। हाँ, मतलब लीडरशिप इसने तो की थी इसका। देखो, मतलब एक तरफ तो अंग्रेज है, तो अंग्रेजों का दल आया है, और इस दल का नेतृत्व कौन कर रहा है?
थॉमस बेस्ट कर रहा है और इधर पुर्तगाली जो व्यापारी है वो है एक तरफ, तो इनके बीच में युद्ध होता है। तो पर्सन ये बनता है कि सवाली का युद्ध कब हुआ, पहली बात तो कब हुआ है, नवंबर दिसंबर 1612 को हुआ। किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों के और पुर्तगालियों के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ, ब्रिटेन और पुर्तगाल में। लेकिन लड़ा कहाँ गया है, भारत में। कहाँ पे लड़ा गया, भारत में। और ये व्यापारिक आपस में इनकी प्रतिद्वंदता है, उसी में विवाद और थोड़ी था, क्योंकि ये व्यापार कर रहे थे ऑलरेडी पुर्तगाली यहाँ पर, और अब अंग्रेज भी व्यापार करने के लिए आ गए, तो ये इनको नहीं करने देना चाह रहे थे, तो इन्होंने इनसे पंगा लिया। तो आपस में जो अंग्रेज आए थे, काफी लोग थे इस जहाज में, तो इन्होंने इनको पर अटैक किया और इनको हरा दिया। पुर्तगाली सूरत में पहले से है ना, 1498 से आगे भारत में तो है। अल्लाह, रुक 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 आके मैं बताता हूँ। अरे कोई बात नहीं, होता है होता है। देखो, ये है ब्रिटेन, ये क्या है, यूके, और ये रहा पुर्तगाल। तो यहाँ के लोग पहले आकर यहाँ सूरत में क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अब ये यूके वाले भी आ गए यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि तुम क्यों आए, हम ही कर रहे थे यहाँ तो, और तुम्हें करवाना तो हमें टैक्स देके हम लेके आ जाते, आपको जो भी सामान चाहिए वो हम पहुंचा रहे ना। लेकिन ये पुर्तगाल वाले यहाँ से बहुत सस्ते लेके जाते, यहाँ ले जाते और यहाँ महंगा बेचते उसको। तो इन्होंने कहा हम तुमसे महंगा क्यों खरीदेंगे, हमारे तो खुद के व्यापारी चल जाएंगे, हम ही करने चल जाएंगे वहां पे व्यापार। तो फिर इसलिए तो झगड़ रहे थे आपस में। तो ये जो सवाली युद्ध हुआ विद्यार्थियों, ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध है। लिखिएगा, सवाली युद्ध का महत्व, क्या महत्व है इसका। सवाली युद्ध का महत्व, देखा तरह सवाली युद्ध, ये रहा सवाली युद्ध का महत्व। अब देखो, जहां सूरत में पहले पुर्तगालियों का एकाधिकार एकाधिकार था व्यापार करने के मामले में, अब उनका एकाधिकार छिनेगा कि नहीं छिनेगा। देखिए, क्योंकि अंग्रेज जीत गए इसमें, तो पहला पॉइंट लिखो इसमें, सूरत में पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। एकाधिकार का मतलब होता है कि वही कंपनी व्यापार करेगी और दूसरा नहीं करेगा, मतलब वही देश या वही लोग। देख लिया, बस ये लिखना है, एकाधिकार समाप्त हो गया। एक विद्यार्थी, इस डेट को लेकर थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। पहली बार इसको व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी विद्यार्थियों, जहांगीर ने, कब दी थी, हैं, हमें दी थी, देखिएगा, जहांगीर ने मैं तुम्हें लिख लेना, अगला पॉइंट है ना, मैं तुम्हें सेकंड पॉइंट लिख लो। जहांगीर ने 1613 में सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति अंग्रेजों को दे दी। कब दी विद्यार्थियों, 1613 में। अब देखो, पहले यहाँ पर सूरत में एकाधिकार हुआ करता था पुर्तगालियों का। जब कैप्टन हॉकिंस आया था, तो कैप्टन हॉकिंस को परमिशन नहीं दी उसने, पहले तो दे दी, फिर मना और कर दी कि भाई हम क्या नहीं देते आपको, परमिशन नहीं देते, क्योंकि लोकल जो व्यापारी है वहाँ के सूरत के, वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और साथ ही में पुर्तगाली भी क्या कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में ये कैप्टन, ये जो ड्रैगन वाला जो जहाज आया था, ये 10वां नंबर का जो दल आया था, इसने पुर्तगालियों को हरा दिया, पुर्तगालियों को हरा दिया, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब तो हमें परमिशन दो, फिर इनको परमिशन दे दी जाती है। कब, 1613 में। लेकिन कई लोग कहते हैं कि 1612 में दी गई, कई लोग कहते हैं 1613 में दी गई। इस बात को लेकर कि सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति कब मिली, 1612 या 1613, इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कौन सा इतिहासकार क्या कहता है, उस बात को आप लिख लें, लिखिएगा। इस दिनांक को लेकर, 1613 वाली को, इस दिनांक को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है।
इस बात को लेकर विद्यार्थियों कि सूरत में ये जो व्यापारी कोठी खोली ना, इसकी स्थापना को लेकर या खोलने की अनुमति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अभी कौन सी डेट लिखी आपने? 1613। लिखिएगा। सरकारी इतिहासकार सुंदरलाल 1613 बताते हैं। सरकारी इतिहासकार सुंदरलाल, क्या नाम है? सुंदरलाल। तो सुंदरलाल के अनुसार अब ये तारीख क्या जाएगी? 1612, नहीं सॉरी 1613। तथा एच.सी. वर्मा, एच.सी. वर्मा 1612 बताते हैं। एच.सी. वर्मा कौन सी बताते हैं? 1612। और गजेटियर ऑफ इंडिया ये भी 1612 बताता है। ये ऑथेंटिक स्रोत है सब। गजेटियर ऑफ इंडिया ये भी 1612 बताता है। देख लो विद्यार्थी आपको कौन सी माननी है। 1612 दो स्रोत बता रहे हैं और 1613 सरकारी इतिहासकार बता रहा है। तो मैंने आपको 1613 जो लिखाई थी शुरुआत में, वो किसके हिसाब से लिखाई है? सरकारी इतिहासकार के हिसाब से लिखे। अब सरकारी इतिहासकार ही अगर गलत लिख रहे हैं, अब हम और आप क्या कर सकते हैं बताओ? नहीं कर सकते ना हम कुछ भी। ठीक है, फिर एग्जामिनर उस हिसाब से ज़्यादा विवादित जो दिनांक होती है उसको नहीं देता है वो, क्योंकि इस डेट को लेकर क्या है मतलब ज़्यादा मतभेद है, तो वो कोई सी भी एक दे देगा आपको। अब चाहे 1612 दे चाहे 1613 दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखिएगा। ये जो यहाँ पर व्यापारिक कोठी खोली गई है विद्यार्थियों, इसको हम स्थायी फैक्ट्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थायी, ब्रैकेट में लिख लेना, स्थायी फैक्ट्री। नोट डालो। सूरत में व्यापारिक कोठी सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति कैप्टन हॉकिंस को दी थी। इसको दी थी, कैप्टन हॉकिंस को दी थी, लेकिन उसे वापस ले लिया था। लेकिन सवाली अभियान या युद्ध सवाली अभियान या युद्ध के बाद में सूरत में स्थायी रूप से व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई, है ना? व्यापारिक कोठी स्थायी, ये इनका जो भी फैक्ट्री लिखना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये व्यापार करने का काम करते हैं। मतलब जगह जगह से माल लाए, वहां जाके रखा, गोदाम कह दो एक प्रकार से इनका, क्या कह सकते हो आप? गोदाम कह सकते हो। और आने वाले समय में गोदाम इतना बड़ा बढ़ा लेंगे कि लाते रहेंगे यहाँ पर, यहाँ से दूसरे इनके देशों में बहते रहेंगे, और साथ ही में इनके कर्मचारी भी वहां पर रहेंगे। और आने वाले समय में फिर क्या करेंगे, इनका जितना भी क्षेत्र है 10 बीघा 20 बीघा 30 बीघा, उसके चारों तरफ क्या करेंगे, दीवार भी कर लेंगे उसको, सुरक्षा की दृष्टि से। क्या करेंगे? सुरक्षा की दृष्टि से। और वहां पर कई प्रकार के षड्यंत्र करेंगे बैठकर। जैसे फोर्ट विलियम्स की स्थापना होना, मद्रास में बनाया गया, उसके अलावा कोलकाता में बनाया गया। और फिर जब भी ये दीवार बनाएंगे तो उसको लेकर विवाद होगा वहां के जो क्षेत्रीय शक्तियां थी ना, उनमें। देखिएगा, एक नोट डालो। ब्रिटेन की भारत में अस्थायी ब्रिटेन की भारत में पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी। अस्थायी व्यापारिक कोठी। तो आपसे पूछा जाए ना तो स्थायी दे ना अस्थायी दे, आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी
कब और कहाँ खोली? हाँ, ये तो गड़बड़ है, ये तो कंसेप्ट क्लियर करना भी अपने को। देखो, अस्थायी पहली व्यापारिक कोठी लिखो विद्यार्थी 1611 में मुसलीपट्टनम मुसलीपट्टनम में खोली गई। और मुसलीपट्टनम पहले तो आंध्र प्रदेश का, सॉरी, मद्रास का पार्ट था, और अब किसका पार्ट है? आंध्र प्रदेश का। मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली गई थी। आपसे पूछा जाए पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई? मुसलीपट्टनम में खोली गई, आंध्र प्रदेश में। और स्थायी कोठी कहाँ पे खोली गई? सूरत में 1613 में। अभी इसमें 12 मिले तो मिलो। कुछ इतिहासकार क्या बताते हैं? 12, और कुछ क्या कहते हैं? 13, लेकिन हम सरकारी इतिहासकार के अनुसार क्या मानेंगे? 1613 मानेंगे। अनुमति नहीं है उसकी, अस्थायी थी वो। लिख लिया ना आपने? क्या लिखा है? भारत में पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी कौन सी है? मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। जबकि स्थायी व्यापारिक कोठी पहली स्थायी हो जाएगी ना, पहली स्थायी व्यापारिक कोठी सूरत में, और 1613 में। ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए। 4 कौन कौन? जेम्स लंकास्टर, जॉन मिल्डन हॉल, और कैप्टन हॉकिंस, और ये थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में एक दल आया था, जो रेड ड्रैगन का 10वां भाग था। एक और लिख लो लास्ट, टाइम तो हो गया वैसे ना। एक और लिख तो नाम तो लिख लो वैसे। देखो, 4 लिखा है कि मैंने वहां पे आपको? महारानी ने 4 को कहाँ लिखा है? वो तो 4 व्यापारी लिखाए थे, फिर ऐसे कैसे गड़बड़ करा रहे हो? लिखो थॉमस या टॉमस रो। थॉमस रो। लिख लिया? किसके नेतृत्व में आया है दल? थॉमस के नेतृत्व में। देखो, इस दल का मुख्य उद्देश्य सूरत की स्थायी फैक्ट्री फैक्ट्री कोई कारखाना मत समझ लेना, व्यापारी कोठी। सूरत की स्थायी फैक्ट्री ब्रैकेट में व्यापारिक कोठी की सुरक्षा और विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु भारत आया। देख लिया? एक तो ये उद्देश्य था इसका। दूसरा, भारत के अन्य क्षेत्रों में ये व्यापारिक कोठियां स्थापित करना या फैक्ट्री स्थापित करना। दूसरा फैक्ट लिखो, तथा भारत के अन्य क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित करना। उद्देश्य लिखा रहा हूं मैं इसके। अन्य क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित करना। और लिखिएगा, जहांगीर के साथ व्यापारिक संधियां करना। जहांगीर था उस समय। जहांगीर के साथ व्यापारिक संधियां करना, इस उद्देश्य के साथ आया था ये। 3 उद्देश्य मुख्य मुख्य बता दिए मैंने आपको। जो स्थायी फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी है विद्यार्थियों,
1613 या 1612 जो भी मानते हैं आप, उसकी सुरक्षा करना, उसको विशेष अधिकार दिलाना, एक काम तो ये था। और भारत के अन्य क्षेत्रों में और भी कोठियां स्थापित करना, और जो भारत का मुगल बादशाह जहांगीर के साथ व्यापारिक संधियां करना, ये इसका उद्देश्य है। देखो, थॉमस रो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स फर्स्ट ने भेजा था इनको, जेम्स फर्स्ट के द्वारा भेजा गया था। यार उसका दूत कह सकते हैं हम। देख लिया, देखिएगा, जहांगीर ने क्या इसको अनुमति दे दी थी? देखो, जहांगीर के द्वारा इसे अनुमति दे दी 1616 में। देखो विद्यार्थियों, 1615 में तो आया था, और 1616 में इसको क्या मिल गई? अनुमति मिली। 1615 में आया, 1616 में अनुमति दे दी। देखिएगा, थॉमस रो जहांगीर का घनिष्ठ मित्र बन गया था। क्या बन गया? घनिष्ठ मित्र बन गया था। जहांगीर को आपको पता है अंग्रेजी ब्रांड पिलाता था लाके। घनिष्ठ मित्र, और क्या भाई, वो मित्रता अलग टाइप की होती है। घनिष्ठ मित्र बन गया था, और जहांगीर के साथ जहांगीर के साथ आगरा में ही रहता था। दोनों साथ में शराब पीते थे। मैंने सही बताया, गलत नहीं बताया तो? दोनों साथ में शराब पीते थे। हाँ लिख लो, गहरी मित्रता उसी को ही कहते हैं। दोनों साथ में शराब पीते थे। अब जहांगीर को दारू पिला दो, दारू पिलाने के बाद में किसी पे साइन करवा लो आप, तथा इसी दौरान इसने जहांगीर से कई प्रकार की व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। तो विद्यार्थियों, अब तक जितने भी दल आए थे, उनमें सबसे ज्यादा सफल दल कौन सा था? यही था। देखो, नोट, अब तक आए सभी दलों में, अब तक आए, इससे पहले जितने भी दल आए थे ना, उनमें सबसे ज्यादा सफल दल किसको माना जाता है? इसी को माना जाता है। अब तक आए सभी दलों में सबसे सफल दल इसी को माना जाता है। देखो, 1623 ईस्वी तक अहमदाबाद, अहमदाबाद, कौमा, भड़ोच, गुजरात में है ना, कौमा, सूरत, कौमा, आगरा, कौमा, अजमेर में अंग्रेजों ने अपने कई केंद्र स्थापित कर दिए, कई व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिए, कई व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिए थे। अब देखो विद्यार्थियों,
जो दक्षिणी पश्चिम वाला क्षेत्र है, तो अगर भारत का आप मैप देखते हैं तो ये दक्षिणी पश्चिम में ही आता है। कौन सा? सूरत, अहमदाबाद वगैरह किस में आता है? दक्षिण पश्चिम भाग में आता है। तो इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, साथ में उत्तर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा अधिकार कर रहा है। अजमेर में अधिकार कर लिया, मतलब केंद्र स्थापित कर लिया, आगरा तक पहुंच गया ये। अब हम देखेंगे इसका जो दक्षिण में विस्तार हुआ है, वो दक्षिण में कौन कौन से क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ है, और फिर देखेंगे पूर्व भारत के। और पूर्व भारत से ही ये पहले शुरुआत में तो देखो व्यापार करने का काम तो किधर से कर रही है? पश्चिम से कर रही है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से कर रही है, या हम कह सकते हैं सूरत से कर रही है। कहाँ से कर रही? सूरत से। और अस्थायी रूप से इसने दक्षिण से किया था। कहाँ से किया था? मछलीपट्टनम से किया था ना, तो वहां से किया। अब लेकिन राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप चालू करेगी बंगाल से। कहां से चालू करेगी? बंगाल से। तो पहले वहां व्यापार करने के लिए तो जाए एक बार, पहले पूर्व की तरफ क्या जाएगी? व्यापार करने के लिए जाएगी, और फिर बाद में वहां की जो परिस्थितियां भापेगी और लास्ट में जाकर बंगाल के ऊपर अपना अधिकार कर लेगी। 1757 प्लासी का युद्ध होगा फिर 1757 बाद में 1764, और उसके बाद तो आपको पता अंग्रेज आ ही जाएंगे। तो अंग्रेज स्थापित हो जाएंगे भारत में। अभी तो आए हैं ये, आए जब तो शुरुआत में कभी शासकों से परमिशन ले रहे हैं, कभी किससे परमिशन ले रहे हैं, तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आने वाली क्लासों में हम क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत में इनका विस्तार, पूर्वी भारत में इनका विस्तार, फिर इन्होंने व्यापार करना प्रॉपर तरीके से चालू किया, और उस व्यापार का जो विकास हुआ किस लेवल पर, उस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम। और फिर इसके बाद में जो अगला चैप्टर आता है उसमें अभी तक देखो जहांगीर वहांगीर का ही शासन चल रहा है। किसका चल रहा है? जहांगीर का। जहांगीर के बाद में शाहजहां बनेंगे। कौन बनेंगे? शाहजहां। और शाहजहां के बाद में औरंगजेब बनेंगे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आपको पता है ये जो उत्तराधिकारी संघर्ष होंगे, और छोटी छोटी जो रियासतें हैं उनका उद्गम हो जाएगा, और फिर वो आपस में लड़ेगी रियासतें, और उनका फायदा उठाएंगे कौन? अंग्रेज उठाएंगे। आपस में लड़ाएंगे उन रियासतों को, और उनको कभी सैन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, कभी उनसे रेवेन्यू का अधिकार प्राप्त करेंगे, कभी थोड़ा इलाका इनसे प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे अपनी सेना को ही मजबूत कर लेंगे। माना कि एक रियासत में अंग्रेजों ने खुद की सेना बना ली, और उस रियासत से कहा कि भाई सेना हमारी, खर्चा आप वहन करोगे। खर्चा कौन वहन करोगे? तो धीरे धीरे अपनी सेना तैयार कर ली, इस रियासत में कर ली, उसमें कर ली, उसमें कर ली। अब वो विदेशी मामलों में तो वो जो क्षेत्रीय रियासत है वो तो ज़्यादा इंटरफेयर कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ सेना किसकी बेटी है? अंग्रेजों की बेटी है। और ये फिर उन अगला जो उत्तराधिकारी बनाते थे वो अपनी मनपसंद का बनाते थे, या इनकी जो बात मानता था उसको बनाते थे विद्यार्थी, और ज़्यादा विरोध करते तो उसको हटा देते थे, या उससे युद्ध करके उसको पराजित कर देते थे युद्ध में। तो आगे बाद में युद्ध होंगे, मैसूर के युद्ध पढ़ेंगे हम, कर्नाटक के युद्ध पढ़ेंगे, और सिख आंग्ल युद्ध, पंजाब के जो सिख है उनके और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होगा, उसको सिख आंग्ल युद्ध नाम से जानते हैं हम। कौन कौन से युद्ध हुए, कब कब हुए, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। युद्ध होता है तो उसके बाद में अगर समझौता होता है तो संधि हो जाती है इनके बीच में, संधि की क्या शर्तें होती है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।